हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग क्लास 12 का हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के इसके पहले का मैंने बहुत सारा वीडियो आपको बनाया है आपके लिए, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो आज जो मैं आपके सामने हूँ वो एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ, हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड। तो वीडियो को फुल देखिए, आप कंप्लीट वीडियो देखिए, जिससे आपको इसकी प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। यही हमारा टॉपिक है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हमारा टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक इसी में हम लोग पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का। अब देखिए, इस एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी से पहले आपको याद होगा, इसके पहले का जो जस्ट मैंने वीडियो बनाया है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही फिर दूसरा जो टाइप है ना, वो है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो हम सीधे सीधे पहले ये बात लिख सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपका था उसको हम बांट सकते हैं दो अलग अलग पार्ट में। एक पार्ट हो जाएगा हमारा एक्टिव इम्यूनिटी, एक हो जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी, और एक हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। ये दो टाइप का इम्यूनिटी आपको बताया गया है। देखिए, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंसेस पूछा जाता है, ठीक ना। तो वो डिफरेंसेस टाइप का ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या चीज़ है और पैसिव इम्यूनिटी क्या चीज़ है। ओके, अब देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी की बात तो पहले हम लोग करते हैं। तो जनरली इसके बारे में कहा जाता है कि ये बाय द मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन डेवलप करता है और एज ए प्राइमरी इन्फेक्शन भी डेवलप होता है। By the means of vaccination and develop during primary infection, ठीक ना। प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से या फिर वैक्सीन की वजह से ये इम्यूनिटी डेवलप होता है, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो इनबिल्ड इम्यूनिटी है, जो बाहर से इनबिल्ड फॉर्म में किसी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ना। तो ये क्या है, इनबिल्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड्स टू फ्रेश पर्सन, है ना। फ्रेश पर्सन के अंदर इनबिल्ट इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्टिव इम्यूनिटी होस्ट के बॉडी के अंदर ही बनता है। इट डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट बाय द मीन्स ऑफ इन्फेक्शन एंड बाय द मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन, है ना। तो डेवलप इनसाइड होस्ट बॉडी, है ना, होस्ट बॉडी के अंदर डेवलप करता है, जबकि ये क्या होता है, बाहर डेवलप करता है और होस्ट के अंदर इसको इमर्स कर दिया जाता है, उसके अंदर मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड द होस्ट बॉडी, है ना, होस्ट बॉडी के बाहर इसका डेवलपमेंट होता है। ओके, जनरली कहा जाता है कि इस टाइप का इम्यूनिटी मतलब एक्टिव इम्यूनिटी जो आपका है, उसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि ये एक्चुअली में मतलब कह सकते हो टेम्पोररली या फिर आप परमानेंटली, दोनों टाइप से डेवलप होता है, आइदर टेम्पोररली और परमानेंटली। ओके, तो मैं लिख देता हूं, इट इज आइदर temporarily or
परमानेंटली, है ना, ये टेम्पोरली या फिर परमानेंटली अवेलेबल होता है। ओके, या तो टेम्पोरली होगा या फिर क्या होगा, परमानेंटली अवेलेबल होगा। जबकि इसके बारे में क्या बोला जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली में ये इमीडिएट टाइप का होता है। मतलब चूंकि इनबिल्ट है तो बॉडी के अंदर सीधे इंट्रोड्यूस कर देता है, तो इमीडिएट टाइप है ये। इसके बारे में क्या बोला जाता है ये कि ये है आपका इमीडिएट टाइप, ये है आपका इमीडिएट टाइप। मतलब इनब्यूट दिया जाता है तो अचानक, मतलब बाहर से दे दिया जाता है, इसको इमीडिएट, इसका ये होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम कहें तो जनरली होस्ट की बॉडी में तो मैंने बता ही दिया, ये 3 डिफरेंसेस मैंने बता ही दिया है। अब ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब एक और बात मैं बता दूं, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तो एग्जाम्पल क्या होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन और वैक्सीन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ETC में कर देता हूँ। प्राइमरी इन्फेक्शन या फिर वैक्सीन जो होगा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जबकि इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इनब्यूल्ट जब हम लोग डाल रहे हैं, मतलब क्या हो सकता है, देखिए जैसे प्लासेंटा, देखिए प्लासेंटा से जो फिटस के अंदर ट्रांसफर होता है कुछ इम्यून सिस्टम, आपको याद होगा IgG, है ना। तो प्लासेंटा से किसके अंदर, तो फिटस के अंदर जो ट्रांसफर होता है इम्यून सिस्टम वो इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो इनबिल्ट है। वो एंटीबॉडी जो होता है मदर बॉडी में बनता है प्लासेंटा में, और प्लासेंटा मदर बॉडी के अंदर बनता है, और प्लासेंटा से IgG का ट्रांसफर होता है फिटस के अंदर, दैट इज इनबिल्ट। ओके, दूसरा हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कोलोस्ट्रम का। कोलोस्ट्रम का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि कोलोस्ट्रम आपको याद होगा फर्स्ट मिल्क जिसके अंदर IgA अवेलेबल होता है। तो IgA जो होता है वो क्या है, एंटीबॉडी है, इनबिल्ट एंटीबॉडी है, जो ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम मदर बॉडी टू इन्फेंट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ मिल्क, फर्स्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम। तो ये सब क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ बात कर लेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वैक्सीनेशन का, ठीक। अब देखिए जनरल सेंस में अगर हम लोग वैक्सीनेशन को देखें तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन एक टाइप का प्रोसेस है जिसकी वजह से आपके बॉडी में, किसी इंडिविजुअल के बॉडी में इम्यूनाइजेशन डेवलप किया जाता है। वो वेरियस टेक्निक जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इम्यूनाइजेशन डेवलप हो जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन बेसिकली हम लोग टर्म ये जो यूज़ किया गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा यूज़ किया गया था। मैं एक अलग से कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है वैक्सीन से रिलेटेड या इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, उसको मैं बता दूंगा आपको इसी वीडियो में, आप बस लास्ट तक ये वीडियो देखिए। तो मैंने बताया क्या कि वैक्सीनेशन एक्चुअली में क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पैथोजेनिक एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे, प्रोसेस of development of immunization against pathogenic activities, है ना। इम्यूनाइजेशन जो डेवलप किया जाता है पैथोजेनिक एक्टिविटी के अगेंस्ट, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन आखिर इस कैसे डेवलप किया जाता है ना, आखिर वो हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि
एक फ्रेश पर्सन के बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगा एक पर्टिकुलर टाइप के पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन करेंगे उसके अंदर हार्मलेस एंटीजेंस का इंट्रोडक्शन दे सकते हो आप वीकेंड पैथोजेन का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। बायोटेक्नोलॉजिकली आप एंटीजेंस या प्रोटीन्स डेवलप कर लो, पॉलीपेप्टाइड डेवलप कर लो, जिसकी वजह से इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाए बॉडी के अंदर का, है ना। तो हमने कहा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पैथोजेनिक एक्टिविटी बाय introduction of harmless antigens weakened pathogens modified proteins inside फ्रेश पर्सन, है ना। फ्रेश पर्सन के अंदर जनरली हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हार्मलेस एंटीजेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप वीकेंड पैथोजेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर मॉडिफाइड प्रोटीन जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है, या जीन भी इंट्रोड्यूस करते हैं। डीएनए वैक्सीनेशन हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए, ओके, जो कि जनरली थर्ड जनरेशन का वैक्सीन माना जाता है। मैं वो आगे बता रहा हूँ आपको, मैं बता दूंगा कि व्हाट आर द वेरियस जनरेशन ऑफ वैक्सीन विच आर अकर एट दिस टाइम इन आवर सराउंडिंग्स, ओके। तो वैक्सीनेशन हम लोग इसी को बोलते हैं। अब ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को डेवलप करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट इससे रिलेटेड वर्क किए हैं वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। तो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में कि आखिर वो कौन से साइंटिस्ट हैं जो इस टाइप के सिस्टम को डेवलप किए हैं या उसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ओके। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं role of some important scientists related to immunization or वैक्सीनेशन, है ना। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं एक ऐसा करता हूँ ना, मैं एक डाटा बना देता हूँ आपको, एक डाटा वाइज हम लोग काम कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ये डाटा जो है वो प्रॉपर वे में आप नोटिफाइड कर लोगे इसको, और वो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देगा समझने में, या उस डाटा का आप आसानी से यूज़ कर सकते हो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, साइंटिस्ट के बारे में, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं इससे रिलेटेड, एडवर्ड जेनर। देखिए एडवर्ड जेनर के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एक्चुअली में जो वैक्सीन टर्म का इस्तेमाल किया गया था ना, वो एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया था। टर्म वैक्सीन एक्चुअली में एक टर्म से आया था, दैट इज वैका। और वैका जो टर्म होता है वो काऊ के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली में एडवर्ड जेनर का जो सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट था ना वैक्सीन के डिस्कवरी से रिलेटेड, वो था काऊ पॉक्स। क्या था वो? काऊ पॉक्स।
एक्चुअली में काउ पॉक्स के वजह से काउ पॉक्स के का यूज करके उसके स्कैब का यूज करके काउ पॉक्स स्कैब कर सकते हैं। काउ पॉक्स स्कैब का यूज करके उन्होंने एक 8 ईयर बेबी के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस वैक्सीन को, इस काउपॉक्स स्कैब को, और उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो कि लगभग 8 इयर्स का बेबी था, जेम्स फिप्स है ना, यही नाम था कुछ उसका, जेम्स फिप्स था। सो जेम्स फिप्स के ऊपर उन्होंने ऐसा कुछ किया था। क्या नाम था उसका? 8 इयर्स ओल्ड बेबी जेम्स फिप्स। ये फर्स्ट पर्सन था जिसके ऊपर काउपॉक्स का वैक्सीन जो था ना वो इंट्रोड्यूस किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा फॉर प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। और इस जो पर्सन था, इस पर्सन को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था, है ना। ये पर्सन जो था स्मॉल पॉक्स से बच गया था। ओके, तो इस तरह से उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन तैयार किया था। किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने ऐसा कुछ काम किया। ओके, तो ये था एडवर्ड जेनर के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैक्सीन से रिलेटेड लुईस पास्चर के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं इससे रिलेटेड। लुईस पास्चर, तो लुईस पास्चर जो थे लुईस पास्चर जिन्होंने पास्चुराइजेशन ट्रीटमेंट को देखा था, पास्चुराइजेशन के उनका डिस्कवर माना जाता है इनको। साथ ही साथ इन्होंने वैक्सीन बनाया था रैबिस का, है ना। रैबिस का वैक्सीन इन्होंने तैयार किया था। ऐसे एक और मैं बात बता दूं, पास्चर को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। लुईस पास्चर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने एक्चुअली में एंटी रेबीज वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था। और साथ में मैं बता दूं यहाँ पे डिस्कवर पास्चुराइजेशन, एक तो पास्चुराइजेशन हो गया, एंटी रेबीज वैक्सीन। देखिए एंटी रेबीज वैक्सीन का जो फॉर्मेशन किया गया था ना लुईस पास्चर के द्वारा, तो उन्होंने चिकन पे ये काम किया था, बाई चिकन, है ना। चिकन के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कभी कभी एग्जाम वगैरह में ये आ सकता है कि किस सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने काम किया था, तो चिकन पे उन्होंने ऐसा कुछ काम किया था। ओके, और एक और चीज कॉलरा के ऊपर उन्होंने भी काम किया था। और इसमें भी उन्होंने क्या किया था? चिकन का इस्तेमाल किया था टू डिस्कवर वैक्सीन ऑफ कॉलरा। ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन किनका रहा है? लुईस पास्चर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं रॉबर्ट कॉच के बारे में, इंपॉर्टेंट है वो भी। रॉबर्ट कॉच। अब देखिए रॉबर्ट कॉच जो थे वो रॉबर्ट कॉच जो थे उनको पहले तो बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। एक्चुअली में बहुत सारे वैक्सीन का फॉर्मेशन नहीं, एक्चुअली में वैक्सीन का तो फॉर्मेशन किया ही था उन्होंने, और साथ में क्या किया था कि डिजीज से रिलेटेड उन्होंने एक थ्योरी दिया था, दैट इज कॉल्ड जर्म थ्योरी।
क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, है ना। डिजीजेस का जो जर्म थ्योरी था वो देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो रॉबर्ट कॉच। ओके, और उन्होंने क्या किया था, एक्चुअली में 3 डिफरेंट टाइप के डिजीज के बैक्टीरिया का डिस्कवरर माना जाता है उनको। दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो था ये डिस्कवर किया गया था इन्हीं के द्वारा। ओके, कॉलेरा का भी, कॉलेरा, और एक था एंथ्रैक्स, है ना। ये सब बैक्टीरिया है जो डिजीज काउज करता है। तो ये सारे बैक्टीरियल डिजीजेस को उन्होंने ऑब्जर्व किया था और इसके बारे में बताया था लोगों को रॉबर्ट कॉच के द्वारा। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट जो रिस्पॉन्सिबल थे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन मैंने समझा कि ये 3 कम से कम, चूँकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, इवन नीट में भी आया हुआ है, और इसके पहले भी जो बहुत सारे एग्जाम्स होते थे उसमें ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने ये डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, जिस पर हम लोग काम कर रहे थे कि आखिर ये वैक्सीन की कैटेगराइजेशन क्या है, उसका लेवल ऑफ एक्शन के हिसाब से, या उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से, या फिर उसके डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग उसको डिफरेंट टाइप में कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ओके, तो वैक्सीन यही वो चीज़ था, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी, क्योंकि वैक्सीनेशन ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। वैक्सीन, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये टर्म इस्तेमाल किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, और कौन से सिस्टम से स्टार्ट किया गया था, उन्होंने वैका टर्म से, वैका जिसका मतलब काऊ होता है, वहीं से ये टर्म लिया था, क्योंकि काऊ पॉक्स से ही, काऊ पॉक्स के स्कैब से ही उन्होंने ऐसा कुछ वैक्सीन तैयार किया था। तो जनरली सबसे पहला तो कुछ और भी बात मैं बता दूं कि वैक्सीन जो होता है ना, वो हमारे बॉडी में मेमोरी सिस्टम पे काम करता है। हमारे बॉडी का जो मेमोरी सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मेमोरी सिस्टम पे काम करता है। तो ये मेमोरी सिस्टम पे काम करता है। कहने का मतलब क्या कि ये प्राइमरी इन्फेक्शन के हिसाब से एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है, और यही एंटीबॉडीज फिर सेकेंडरी जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है उसमें काफ़ी हाई इफिशियंसी के साथ उस पर्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी सिस्टम ऑफ आवर इम्यूनाइजेशन, है ना। ये हमारे बॉडी के इम्यूनाइजेशन के मेमोरी सिस्टम पे काम करता है, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया कि ये क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडी प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन में बहुत तेजी से काम करता है ना। तो इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, इट प्रोड्यूसेस नहीं कर सकते, इट ट्रिगर कर देते हैं, इट ट्रिगर प्रोडक्शन of antibodies against particular pathogens, है ना। एक पर्टिकुलर टाइप के पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को ये ट्रिगर करता है, और बी और टी सेल से एसोसिएटेड है ना। लिख देते हैं एसोसिएटेड बाय बी और टी सेल्स, है ना। बी और टी सेल्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उसी से एसोसिएटेड होते हैं ये। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये वैक्सीन का टाइप क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ डेवलपमेंट और मोड ऑफ एक्शन। तो
तो देखिए अगर हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं तो टाइप्स में आपको क्या आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होता है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन होता है, इवन थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी बताया गया है ना। तो क्या होता है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। देखो जनरली कहा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो होता है ना उसके बारे में बोला जाता है कि इसमें या तो हम लोग इनएक्टिव माइक्रोब्स को या एंटीजेंस को बॉडी के अंदर डालते हैं या फिर माइक्रोब्स को वीकेंड करके डालते हैं। दो अलग अलग तरीका है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग मेथड है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का। तो एक मेथड जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे एटीन्यूटेड लाइव वैक्सीन और एक को बोलेंगे किल्ड वैक्सीन। क्या बोलेंगे, एटीन्यूटेड लाइव वैक्सीन और एक को बोलते हैं हम लोग इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन। दो टर्म यूज करते हैं हम लोग, है ना। अब देखो एटीन्यूटेड लाइव वैक्सीन कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो पैथोजेंस होता है ना उसको वीकेंड कर दिया जाता है। वो लाइव ही रहता है लेकिन उसको वीकेंड कर दिया जाता है। और इनएक्टिव में क्या होता है, वो किल्ड रहता है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वीकेंड पैथोजेन इंट्रोड्यूस टू ट्रिगर इम्यून सिस्टम, है ना। इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए हम लोग वीकेंड पैथोजेंस को डाल देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एटीन्यूटेड। ओके, तो जनरल वे में हम लोग बोलते हैं कि जब आप इस पैथोजेन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो तो होता क्या है, एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि चूंकि ये पहले से वीकेंड है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है इसके लिए, वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर टिल टू लाइफ या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक पड़ा हुआ रहता है। तो जब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक पड़ा हुआ रहेगा तो अगर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, मतलब दोबारा से अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, और तेजी से काम करेगा। क्योंकि जब दोबारा इन्फेक्शन होगा तो उस समय भी बनेगा ये एंटीबॉडीज और पहले से भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है आपके बॉडी में। तो ऐसे कंडीशन में ये हाई एफिशिएंसी के साथ उसको फाइट करेगा और आपको डिजीज होने की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। ओके, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एटीन्यूटेड होता है, एटीन्यूटेड। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एटीन्यूटेड लाइव वैक्सीन। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपको BCG, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन, क्या बोलते हैं इसको, बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन बोलते हैं हम लोग इसको। ये किसके लिए है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन माना जाता है। और क्या आ जाएगा इसमें, तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आ जाएगा। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हो सकता है इसके अंदर, साथ में कॉलेरा का भी वैक्सीन आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा, कॉलेरा ETC। तो ये जो अलग अलग टाइप के वैक्सीन हैं जो जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एटीन्यूटेड होता है ये, और ये वीकेंड पैथोजेंस होते हैं। वहीं पे अगर मैं देखूं इनएक्टिव किल्ड वैक्सीन को, तो इनएक्टिव किल्ड वैक्सीन में क्या होता है, या तो कोई मतलब उससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है टॉक्सोइड के रूप में, या फिर किल्ड पैथोजेंस को डाल दिया जाता है ना। तो मैं लिख देता हूं आइदर किल्ड पैथोजेंस और टॉक्सिक प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेन
इंट्रोड्यूस, है ना, यही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव किल। और इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे इसके एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे तो पोलियो का वैक्सीन जो होता है वो इसी कैटेगरी से वैक्सीन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आप देखिएगा तो टॉक्सवाइड, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने अभी आपको बताया था टॉक्सवाइड हो सकता है इसका एग्जांपल। टॉक्सवाइड किसका किसका, तो जैसे मान लो टॉक्सवाइड के रूप में आपको आता है डिप्थीरिया का, डिप्थीरिया हो गया, आपको आ सकता है कॉलेरा का, आपको आ सकता है टाइफाइड का, है ना। क्योंकि ये सब जो होता है ना, इसको आप कंटिन्यूअसली नहीं दे सकते, मतलब एक अल्टरनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपको क्या, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का। ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो होता है ना, बेसिकली कहा जाता है कि ये एक्चुअली में एंटीजेंस के सरफेस पे काम करता है, एंटीजन के सरफेस पे काम करता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसका फॉर्मेशन होता है, या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं अब सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, जैसा मैंने आपको बताया क्या कि ये एक्चुअली में क्या होता है, सरफेस फिनोमिनन पे काम करने वाला वैक्सीन होता है, मतलब कि सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस करता है, बेसिकली कंसिस्ट सरफेस एंटीजेंस क्या प्रोड्यूस करता है, सरफेस एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने बताया इसके बारे में कि इस टाइप के वैक्सीन में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो यूजेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस टाइप का वैक्सीन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा भाई इसका, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक ना। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो शुरू में बनाया गया था ना, वो इसी मेथड से बनाया गया था कि हालांकि आजकल जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आता है वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन से हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा मॉडिफाइड हो गया है, ठीक। तो ये है हमारा क्या, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके या जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग उसका फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन का। अब देखिए थर्ड जनरेशन वैक्सीन में भी बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजिकल ये एडवांस वैक्सीन है। बायोटेक्नोलॉजिकल क्या है, ये एडवांस वैक्सीन है जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो हम लोग यूज करते ही करते हैं, साथ में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल वे में, मैं पहले लिख दूं, यूजेज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और क्या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अलावा हम लोग इसमें कुछ और भी एडवांस टेक्निक यूज करते हैं, मतलब वो जीन का यूज करते हैं जो इस पर्टिकुलर टाइप के पैथोजेंस को कंट्रोल कर सकता है बाय देयर प्रोटीन, अपने प्रोटीन से वो उसको कंट्रोल कर सकता है ना। तो हम लोग इस टाइप के वैक्सीन को क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं, रिकम्बिनेंट वैक्सीन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग रिकम्बिनेंट वैक्सीन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत एडवांस तरीके से इस टाइप के सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और जनरली हम लोग, मैंने बताया कि या तो जीन इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर हम एडवांस टाइप का प्रोटीन यूज़ करते हैं जो ट्रिगर करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। तो मैं लिख देता हूँ आइदर जीन और आइदर मॉडिफाइड जीन कर देते हैं, आइदर मॉडिफाइड जीन और मॉडिफाइड प्रोटीन
और modified protein introduced in individual to trigger इम्यून सिस्टम, है ना। इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस टाइप के जो वैक्सीन्स होते हैं उसमें आता क्या क्या भाई, तो इस टाइप के वैक्सीन्स में जैसे आपको क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे टेटनस का वैक्सीन होता है ATS, इसी लेवल का वैक्सीन है। इवन हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन आजकल ऐसा ही कुछ तैयार किया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन इसमें हम लिख सकते हैं इसको। ओके, तो इस टाइप का सिस्टम यूज किया जाता है टू इनहेंस इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन जब हम लोग समझ गए तो हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और भी बात देख लेते हैं, जो कि आजकल क्या होता है ना कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह में हम लोग इस टाइप के सिस्टम का यूज़ करते हैं, या अप टू जीन लेवल पे हम लोग काम करते हैं। तो इसके पहले एक और मैं चीज़ बता दूं आपको, आप जैसे आप नाम सुनेंगे AVS का। AVS क्या होता है, एंटी वेनम सीरम। एंटी वेनम सीरम एक्चुअली में ये क्या करता है, वेनम के अगेंस्ट काम करता है, अगेंस्ट वेनम ऑफ पर्टिकुलर स्नेक, है ना। एक पर्टिकुलर टाइप के स्नेक के लिए वेनम के जैसा काम करता है, या फिर एक टाइप का कॉमन वेनम कॉमन AVS भी होता है, जो कि अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि कौन सा स्नेक आप मतलब काटा है, तो ऐसे कंडीशन में कॉमन AVS पे दे दिया जाता है। ओके, लेकिन अगर ये पता हो कि कौन सा स्नेक प्रॉपर वे में मतलब बाइट किया है, तो फिर ये ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करता है। और ये भी क्या है, इनबिल्ट सिस्टम है, एक टाइप का पैसिव इम्यूनिटी है जो इनबिल्ट एंटीबॉडीज़ या इनबिल्ट सिस्टम के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाता है पेशेंट में जो इन्फेक्टेड होते हैं इससे। ओके, तो ये आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ, मैं बता रहा था आपको कि जब ग्राफ्टिंग ऑफ या ट्रांसप्लांटेशन जब किया जाता है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गया, लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो गया, तो जब ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ना, तो उसमें कुछ विशेष बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ग्राफ्टिंग ऑफ ऑर्गन्स के से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, तो ग्राफ्टिंग ऑफ ऑर्गन से रिलेटेड जो हम लोग बात करेंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है, दैट इज MHC। क्या है वो, MHC। देखिए एक्चुअली में MHC क्या होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली में ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है। ये एक्चुअली में प्रोटीनियस नेचर का सब्सटेंस है जो पाया जाता है हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे। कहाँ पाया जाता है, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट बात, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, मतलब ये स्पेसिफिक फॉर इंडिविजुअल है, लेकिन इसका एक्सेप्शन हो सकता है आपको आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में ये इक्विवेलेंट माना जाएगा। ओके, तो जब भी ग्राफ्टिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है ना, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो स्पेशली इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यही जो होता है वो रिजेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये जो फैक्टर है, एक्चुअली में फैक्टर अगर हम लोग बोले, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में बॉडी के रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। मतलब ग्राफ्टिंग के दौरान जो बॉडी हमारा किसी पर्टिकुलर टाइप के ग्राफ्टिंग पार्ट्स को रिजेक्ट करता है, उसके लिए यही वो फैक्टर माना जाता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आखिर इस फैक्टर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, इस फैक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट
एंटीजेंस, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। देखिए यही वो जीन है जो आपके, एक और चीज मैं बता दूं, ये कौन से क्रोमोसोम्स पे रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन से क्रोमोसोम्स पे पाया जाता है, तो क्रोमोसोम नंबर है 6, छठे क्रोमोसोम्स के ऊपर ये प्रेजेंट है। आपके बॉडी का जो 6th क्रोमोसोम है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, MHC के लिए। ठीक, तो इसके आप समझ गए होंगे इसका क्या पर्पस है, क्या यूज है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, ओके, तो इस तरह से आई थिंक आप समझ गए होंगे ये सारे चीज़ों को, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड और इम्यूनिटी से रिलेटेड। आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप के जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं हमारे सराउंडिंग्स में, उसके बारे में मैंने आपसे बात की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।